नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे वर्ण विचार के ऊपर और वर्ण विचार में व्यंजन चल रहा था और व्यंजन में भी व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, है ना। अब व्यंजनों का जो वर्गीकरण करते हैं हम दो आधार पर करते हैं। दो आधार आपने देखे ही थे। कौन कौन से दो आधार है? एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और एक पर्यटन के आधार पर। उसमें से हम पर्यटन के आधार पर चर्चा कर रहे थे। किसके आधार पर? पर्यटन के आधार पर चर्चा कर रहे थे। पर्यटन के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो इसको दो भागों में बांट देते हैं। और दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो आभ्यंतर पर्यटन होता है और एक बाह्यम पर्यटन होता है। कौन सा होता है? बाह्यम पर्यटन होता है। आभ्यंतर पर्यटन और बाह्यम पर्यटन। जब वर्णों को या व्यंजनों को बोलते समय शुरुआत में जो प्रयास यत्न किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? आभ्यंतर। और जो अंतिम समय में प्रयास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाह्यम पर्यटन कहते हैं। इसके आधार पर हमने भेद किए थे कौन कौन से? एक तो स्पर्शी, स्पर्श नहीं, स्पर्शी और स्पर्श संघर्षी और नासिक के और संघर्षी और संघर्षहीन पार्श्विक और लुंठित। लुंठित का दूसरा नाम प्रकंपित मिलता है। क्या मिलता है? प्रकंपित। और एक और होता है ताड़नजात। एक और कौन सा होता है? ताड़नजात। ताड़नजात को ही हम बोलते हैं द्विगुण या फिर द्विगुणित या फिर उच्छिप्त। कोई सा भी नाम आपको मिल सकता है ना, उच्छिप्त। तो इसमें से हमने स्पर्शी हो गया था, स्पर्श संघर्ष हो गया था, नासिक्य हो गया, संघर्षी हो गया, संघर्षहीन हो गया, पार्श्विक हो गया था, लुंठित बचा था ना। तो आप हेडिंग डालिएगा लुंठित व्यंजन। कौन सा? लुंठित। लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। और लुंठित व्यंजन के बारे में लिख सकते हैं आप। लुंठित व्यंजन का दूसरा नाम क्या मिलता है? प्रकंपित। प्रकंपित भी लिख सकते हो। सुनिएगा, सुनो मेरी बात सुनिएगा। ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारी जीभ में कंपन होता हो। क्या होता हो? जीभ में कंपन होता हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और इसको लुंठित क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमेशा आपने देखा होगा जब भी हम कोई उच्चारित करते हैं तो हमारे मुंह से वायु बाहर निकलती है। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकलती हो, तो क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। और इसका एक ही उदाहरण मिलता है, वो मिलता है र व्यंजन। कौन सा मिलता है? र। अब हम र बोलेंगे, क्या बोलेंगे? र। तो र बोलते तो जीभ ऊपर नीचे हो रही, कंपन हो रहा है जीभ में। वायु बाहर निकलेगी तो वायु भी तो एक प्रकार से लुढ़कती हुई बाहर निकलेगी ना। तो इसके बारे में लिखो आप। ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय वायु लुढ़कती हुई बाहर निकलती हो, लुढ़कती हुई बाहर निकलती हो, उन्हें उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। नोट ध्यातव्य तथ्य। नोट में आप लिख सकते हैं कि इस व्यंजन को बोलते समय, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि इनको बोलते समय जीभ में कंपन होता है। इनको बोलते समय जीभ में कंपन होता है, इसलिए इन्हें प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रकंपित
व्यंजन भी कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिएगा, इसका एक उदाहरण बनता है, वो उदाहरण आप लिख लो। उदाहरण कौन सा लिखोगे? र। कौन सा लिखोगे? र। तो देखो, अंतस सारे हो गए, य, व, र और ल, सारे हो गए क्या? बताओ ये किस में जाता है? य और व तो दोनों तो किस में चले गए थे? ये किस में गए थे? जब इसके अनुसार विभाजन किया अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हमने, तब किस में गए थे? संघर्षहीन में। किस में गए थे? संघर्षहीन में। और ये र किस में गया? लुंठित या प्रकंपित में। और ल किस में गया था? पार्श्विक में गया था। ध्यान, ये सारे हो गए है ना। तो जो ये हमने टेबल बनाई थी, टेबल तो अभी तो है नहीं, देखो क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। और च वर्ग में कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ और ये। और ट वर्ग में कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और न। और त वर्ग में कौन से आते हैं? त, थ, द, ध और न। और प वर्ग में कौन से आते हैं? प, फ, ब, भ और म। य, र, ल, व, च, छ, स और ह, ये होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? और इनको क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। उष्म व्यंजन कहते हैं इनको। ये टेबल में कई बार बता चुका हूं आपको ना। अब देखो, सभी वर्गों का पहला वर्ण कौन सा होता है? सभी वर्गों का पहला वर्ण, सभी वर्गों का दूसरा वर्ण, सभी वर्गों का तीसरा वर्ण, सभी वर्गों का चौथा वर्ण और सभी वर्गों का पांचवा वर्ण। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। और देखो, ये जो स्पर्श है ना, ये वाले 25 स्पर्श, इसमें से अगर इस वालों को देखें हम, तो इनको हम कहते हैं नासिक के। क्या कहते हैं? नासिक के कहते हैं विद्यार्थी। और अगर इस वाले को देखते हैं, खिंचाई वाली लाइन की शुरुआत के 4, तो इनको क्या बोलते हैं? हाँ? स्पर्श संघर्षी। क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। और बाकी अगर हम इनको देखते हैं, अगर जैसे ये देखे क वर्ग के शुरू के 4, तो किस में जाते हैं? ये स्पर्शी में। और ये भी किस में जाते हैं? स्पर्शी में। ये भी किस में जाते हैं? स्पर्शी में। ये भी किस में जाते हैं? स्पर्शी में जाते हैं। और अगर हम देखें ये वाले, य और व, ये दोनों किस में जाते हैं? संघर्षहीन में। ल किस में जाता है? पार्श्विक में। व किस में जाता है? र तो लुंठित में जाएगा ना भाई। हाँ, र तो उसमें जाएगा ना, लुंठित या प्रकंपित। स किस में जाएगा? संघर्षी में। ये किस में जाएगा? संघर्षी में। ये संघर्षी में। ये संघर्षी में। ये चारों संघर्षी में जाते हैं। तो इस प्रकार जो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, ये क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा पढ़ेंगे हम, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। हेडिंग डालो, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो,
इसको और उप आधार में बना लेते हैं। एक तो श्वास वायु, कौन सा? श्वास वायु के आधार पर पढ़ते हैं, और एक नाद के आधार पर पढ़ते हैं। क्या आधार पढ़ते हैं? नाद के आधार पे। श्वास वायु के आधार पे दो प्रकार के होते हैं ये, अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। और नाद के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अघोष और सघोष होते हैं विद्यार्थी। तो आप लोग लिखिएगा भायम पर्यतन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और कल मैंने आपको आभ्यंतर पर्यतन और बाह्यम पर्यतन दोनों की परिभाषाएं लिखा दी थी क्या? लिखा दी थी? कन्फर्म? दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से लिखा होगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि इसको भी दो उप आधारों में विभाजित किया गया है। या ऐसे लिखो, बाह्यम पर्यतन को भी दो उप आधार के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। दो उप आधार के अनुसार अध्ययन किया जा सकता है। और उसमें पहला कौन सा है? श्वास वायु के आधार पे, और दूसरा कौन सा है? नाद के आधार पे। अब मैंने आपको बार बार चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, पहले मैंने चार्ट बनवा दिया आपको, है ना। तो अब आप लिखिएगा श्वास वायु के आधार पर। इसके आधार पर? श्वास वायु के आधार पर वर्गीकरण। श्वास वायु के आधार पर वर्गीकरण। इसके आधार पर? श्वास वायु। और जहां आपने श्वास वायु लिखा है, यहाँ प्राण वायु भी आ सकता है। क्या आ सकता है? प्राण वायु भी आ सकता है। यहाँ केवल वायु भी आ सकता है, यहाँ केवल हवा भी आ सकता है। हवा बोलो, वायु बोलो, प्राण वायु बोलो, श्वास वायु बोलो, बात एक ही, ध्यान रखना। ये कोई सा भी आधार आपको दे सकते हैं। और इसके आधार पर आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से? एक तो अल्प प्राण वर्ण होते हैं, और एक महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं, ध्यान देना। प्राण का मतलब जब तक हमारी सांस चल रही है, जब तक ही प्राण है ना। जैसे सांस रुक जाए तो प्राण निकल जाते हैं एक बार। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि प्राण का मतलब आप यहाँ पे वायु से लें, और अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और महा का मतलब होता है बड़ा या अधिक। प्राण का मतलब यहाँ पर भी वायु है। तो ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय कम मात्रा में वायु बाहर निकलती हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे? अल्पप्राण। और अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती हो तो महाप्राण कहते हैं। तो लिखिएगा, अल्पप्राण में लिखो आई से वर्ण ब्रैकेट में व्यंजन, क्योंकि स्पेशली तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? व्यंजन पढ़ रहे हैं। आई से वर्ण जिनको बोलते समय, वर्ण के ब्रैकेट में व्यंजन जरूर लिख लेना ना, जिनको बोलते समय कम मात्रा में, कम मात्रा में वायु बाहर निकलती हो, कम मात्रा में वायु बाहर निकलती हो, कम मात्रा में वायु बाहर निकलती हो, उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण में इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ प्रियंका बहन जी, क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? हाँ, अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती हो, उससे क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहते हैं। लिखिएगा, ऐ से वर्ण ब्रैकेट में व्यंजन जिनको बोलते समय, जिनको बोलते समय अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती हो, अधिक मात्रा में
वायु बाहर निकलती हो, उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। लिख लिया सभी स्टूडेंट ने? अब ये तो होगी इनके एक प्रकार से समझ के भाई अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ से जो सवाल आता है, ये वर्णों में से आता है कि कौन से वर्ण अल्पप्राण में आएंगे, कौन से महाप्राण में आएंगे। तो देखिएगा, अभी जो हमने टेबल बनाई थी ये वाली, यही बनाई, इसका पहला, तीसरा और पांचवा ये तो अल्पप्राण में आते हैं, और दूसरा और चौथा किस में चला जाएगा, महाप्राण में चला जाएगा। इसके अलावा जितने भी अंतस्थ है, य र ल व, ये किस में आते हैं, अल्पप्राण में, और जितने भी उष्म व्यंजन है ये किस में चले जाते हैं, महाप्राण में। ये तो होगी व्यंजन की बात। और जो स्वर होते हैं ना, स्वर, ये जो स्वर है ये सारे अल्पप्राण होते हैं, जो 11 के 11 स्वर है, इसलिए तो मैंने वर्ण लिखाया है। तो और जब मैंने स्वर पढ़ाए थे तब आपको अल्पप्राण और महाप्राण नहीं लिखाया था वहां पर, तो उसको भी यहीं लिख लेंगे हम। तो इसके उदाहरण लिखो आप, इसके उदाहरण कौन से हो जाते हैं अल्पप्राण के, में लिखना, सभी वर्गों के, सभी वर्ग बोले तो, सभी वर्ग बोले तो कितने वर्ग है अपने पास, 5, कौन कौन से, 5 वर्ग, ठीक है, बिल्कुल सही, 5 वर्ग है। तो सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किसमें आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। और इधर लिख देंगे फिर हाथों हाथ ही, सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, इसके उदाहरण में कौन सा आ जाएगा, सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा। लिख लिया? और जितने इस वाले में आ जाओ वापिस, अल्पप्राण में, इसमें आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। अल्पप्राण में कौन से आएंगे, अंतस्थ। अंतस्थ कौन से होते हैं, य र ल व, ये होते हैं। लिख लिया? अब इसमें आ जाओ, सभी उष्म व्यंजन किसमें, महाप्राण में, सभी उष्म व्यंजन, सभी उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन में कौन से आते हैं, च, छ, स और ह, ये आते हैं। देख लिया? अब देखो, जितने भी स्वर है वो सारे किस में आ जाते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। सभी स्वर अल्पप्राण में आते हैं, सभी 11 स्वर। और 11 स्वर कौन कौन से, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। देख लिया? तो ये अल्पप्राण और महाप्राण हो गए, दोनों समझ में आ गया आपके। अल्पप्राण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अल्पप्राण, हाँ, कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसे अल्पप्राण, और अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण। और सभी वर्गों का पहला वर्ण कौन सा होता है, सभी वर्गों का पहला वर्ण होता कौन सा है, क च ट त प। सभी वर्गों का तीसरा, तीसरा ग ज ड द ब। और पांचवा उंग य न न म। और दूसरा कौन सा होता है, खचड़ थप, फ छ ठ थ फ। चौथा गजड़दब, घ झ ड़ ध ब। ऐसे याद कर सकते हो आप। अब देखो, जब हम नाद वाहिम प्रयत्न के आधार पढ़ते हैं तो श्वास वायु कंप्लीट हो गया अपना, कौन सा बच गया अब, नाद के आधार पर। इसके आधार पर, नाद के आधार पे। तो अब लिखिएगा आप, कोई जैसे हमने सेम लिखा ना भी श्वास वायु के आधार पे, इसी प्रकार पेज के 2 पार्ट होंगे इसके भी, है ना। नाद के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, और व्यंजन के ब्रैकेट में आप वर्ण लिख सकते हैं।
क्योंकि इसमें भी हम स्वर को शामिल करेंगे ना। नाद के आधार पर वर्णों का या व्यंजनों का वर्गीकरण के आधार पर, नाद के आधार पर। और नाद के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन से? अघोष और दूसरा सघोष। सघोष को हम कहते हैं घोष। क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। ध्यान देना विद्यार्थियों, ये जो घोष शब्द हमने लिखा है, क्या लिखा है? घोष, रणघोष। एक प्रकार से गूंज, गूंजी होती है, वो बजाते हैं रणघोष, एक वाद्य यंत्र भी होता है। हाँ, तो इस घोष का मतलब भी नाद ही होता है। इसका मतलब भी क्या होता है? नाद। इसका मतलब होता है गूंजना। क्या होता है? गूंजना। इसका मतलब गूंज भी होता है। क्या होता है? गूंज भी होता है ध्यान। तो नाद, गूंज, गूंजना, ये सारी बातें किसमें जाती है? सघोष में जाती है। अब अगर हमने इस घोष का मतलब लिखा गूंज, क्या लिखा? गूंज, और इसके साथ स उपसर्ग जोड़ दिया। स का मतलब होता है साथ, तो नाद के साथ, गूंज के साथ, तो उस कुल मिला के बात ये, इधर वाले जो आएंगे ना उसमें गूंज होगी। क्या होगा उधर? गूंज। ये गूंज को हम कंपन भी कह सकते हैं। क्या होगा? कंपन या गूंज होगी, या नाद होगा, तो उसे हम बोलते हैं सघोष। या केवल घोष का मतलब भी नाद ही होता है, गूंजना ही होता है, तो ये भी बोल सकते हैं। और ए का मतलब होता है नहीं। ए का मतलब क्या होता है? नहीं। और घोष का मतलब नाद या कंपन या गूंज। तो जिसमें कंपन नहीं होता हो, गूंज नहीं होती हो, उसको क्या बोलेंगे? अघोष बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो आप लिखो, एक काम करें ना आप, ये ठीक है, चार्ट तो आपने बना लिया, लेकिन कहीं साइड में नोट डाल के घोष शब्द का अर्थ लिख लो आप। या यहाँ थोड़ी सी जगह बच रखी हो ना आपके पास, तो लिख सकते हो आप। देखो, घोष शब्द का शाब्दिक अर्थ, घोष शब्द का शाब्दिक अर्थ नाद, कंपन, गूंज, गूंजना होता है। कोई सा भी नाम हो सकता है ना। गूंज, गूंजना, कंपन, नाद होता है। घोष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? तो देखो, इधर वाले वर्ण तो गूंज के साथ आएंगे, इधर वालों में तो क्या होगी? गूंज। और इधर वालों में गूंज नहीं होगी। तो अघोष में लिखो आप, अघोष में, अघोष में लिखिएगा, ऐ से व्यंजन ब्रैकेट में वर्ण, ऐ से व्यंजन ब्रैकेट में वर्ण, जिनको बोलते समय, जिनको बोलते समय स्वर तंत्री में गूंज ब्रैकेट में कंपन नहीं होता हो, उन्हें अघोष व्यंजन ब्रैकेट में वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, अब इसमें आ जाओ। इसमें क्या लिखोगे? ऐ से व्यंजन ब्रैकेट में वर्ण, जिनको बोलते समय स्वर तंत्री में गूंज कंपन होती हो, उनको क्या बोलेंगे? सघोष बोलेंगे। लिख लो सघोष के बारे में। इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। उदाहरण लिखो इसमें, अघोष में सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण। अघोष में लिखा रहा हूं,
अघोष के उदाहरण सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण, और सघोष में क्या आ जाएगा? सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। देखो उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तीनों से और है, ये होता है। तो तीनों से तो किस में चल जाते हैं? अघोष में। और ह किस में चल जाएगा? सघोष में चला जाता है। इसके अलावा जितने भी अंतस्थ है, जितने भी अंतस्थ है वो किस में जाएंगे? सघोष में कि अघोष में? सघोष में जाते हैं सभी अंतस्थ। टेबल बहुत काम की ना वो, अगर याद हो जाती तो। और सभी स्वर, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब आप में से मुझे कोई ये बताएगा कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी कुल? 31, 31। और इसका उल्टा क्या होता है? 13। 13 हो रहे कि नहीं हो रहे? क्योंकि 10 तो ये हो गए, 5 और 5 10, और 3 ये हो गए, 13 हो गए। और यहाँ पे देखो 31 कैसे हुए? 5 10 15, 15 तो ये हो गए, 16, 16 और 4 20, और 20 और 11 31 हो गए ना। इसी प्रकार अगर हम देखें, अल्पप्राण पढ़े थे ना अभी, आपसे पूछा जाए अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, बताओ। हाँ, 30 होती। अल्पप्राण की कितनी हो रही है? 30। तो फिर 14 उधर होनी चाहिए। तो व्यंजन और स्वरों को मिलाकर देवनागरी लिपि में कुल संख्या कितनी होती है? व्यंजन और स्वरों को मिलाकर 44। कितने होते हैं? 44। तो ये 44 को ही अल्पप्राण और महाप्राण में विभाजित किया जाता है, और इन्हीं को ही अघोष और सघोष में विभाजित किया जाता है, ध्यान रखना। हम्म? अब देखिए, एक नोट डालो आप। स्वर, अब स्वर बताओ किस में जाएंगे? अल्पप्राण में जाएंगे, महाप्राण में जाएंगे? लिखो, स्वर, अल्पप्राण। स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण। लेकिन ये तो किसके आधार पे है? प्राणवायु के आधार पे। और नाद के आधार पे स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। स्वर अल्पप्राण ऑब्लिक सघोष, ब्रैकेट में घोष होते हैं। यदि परीक्षा में इनका आधार नहीं दिया गया है, यदि परीक्षा में इनका आधार नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया हो, तो प्रथम वरीयता, भाई दोनों ही आ जाए, सगोष, सगोष है अल्पप्राण, तो फिर प्रथम वरीयता किसको दोगे? तो सगोष को प्रथम वरीयता देंगे। तो सगोष को प्रथम वरीयता देंगे विद्यार्थी। लिख लिया? ठीक है। तो ये हो गया आपका अघोष और सघोष हो गया, अल्पप्राण और महाप्राण हो गया। जो हमने वर्गीकरण पढ़ना चालू किया था, क्या व्यंजनों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया? क्या बच गया? बताओ, इसमें कोई समझ में नहीं आया तो कौन सा बच गया? हुँ? नहीं हुआ बंधु, अपन ने जल्दबाजी कर दी थी, और वो वहाँ पे एक बच गया था। तो कहाँ पढ़ा आपने? कहाँ पढ़ा ताड़न जात को? हैं? तुमने भी नहीं कहा, और मैं भी आगे बढ़ गया। तो वहाँ पे अगर आपके पास जगह बच रही हो ना, ये बच गया था अपना वहाँ पर, जो आभ्यंतर पर्यटन के आधार पर पढ़ रहे थे, उसमें ताड़न जात बच गया था, इसको पढ़ लो। हेडिंग डालो वापिस। तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे तो याद आ गया अब। तुम तो आगे बढ़ना चाह रहे थे डायरेक्ट, यहाँ चलो पढ़ते हैं आगे। ताड़न जात, कौन सा? ताड़न जात।
ताड़न जात के ब्रैकेट में उसके दूसरे नाम लिख लेना। ताड़न जात के दूसरे नाम क्या मिलते हैं? उच्छिप्त, द्विगुणित, द्विगुण, द्विस्पृष्ट। लिखू क्या? ताड़न जात, क्षिप्त, द्विगुण, द्विगुणित। एक और नाम मिलता है इसका, द्विस्पृष्ट। क्या नाम मिलता है? द्विस्पृष्ट नाम मिलता है। ध्यान लिखिएगा। आई से वर्ण जिनको बोलते समय, जिनको बोलते समय जीभ उलटकर वायु को बाहर की ओर फेंकती हो, जीभ उलटकर वायु को बाहर की ओर फेंकती हो, उन्हें ताड़न जात वर्ण कहते हैं। अब कोई सा नाम लिख सकते हो आप, ताड़न जात, द्विगुणित, द्विस्पृष्ट, कोई से नाम। मैंने सारे नाम लिखा दिया आपको। और इनकी संख्या होती है 2। कितनी होती है इनकी संख्या? 2। ड और ढ कौन से होते हैं? ड और ढ 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ड और ढ होते हैं। अब ध्यान देना, ये जो उच्छित वर्ण होते हैं ना, ये कभी किसी, इनसे कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये शब्द के या तो मध्य में आएंगे या फिर अंत में आएंगे। जैसे माना कि कई बार हम डंडा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डंडा शब्द लिखते हैं, तो इसके नीचे नहीं लगाएंगे कभी भी, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। जैसे हम सड़क लिखते हैं तो सड़क में बीच में आता है। जैसे हम गढ़ लिखते हैं तो उसमें आ सकता है। जैसे हम ढोल लिखना चाहते हैं तो ढोल ऐसा लिखना होता है, ना कि ये ढोल। जैसे हम डमरू लिखना चाहते हैं तो डमरू ये वाला राइट है। अगर आपने ये वाला डमरू लिखा है, ये लगा दिया इसके, तो ये गलत है। तो इसका मतलब यह है कि उच्छित वर्ण कभी भी किसी शब्द के शुरुआत में नहीं आते, मध्य और अंत में ही प्रयुक्त होते हैं। लिखिएगा। 5 मिनट रुक जाओ। लिखिएगा। ऐसे लिखो, उच्छित वर्ण किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आकर, शुरुआत में नहीं आकर मध्य या अंत में प्रयुक्त होते हैं। कब होते हैं? मध्य या अंत में प्रयुक्त होते हैं। और आप ये सारे उदाहरण लिख सकते हैं, डमरू डमरू, सड़क सड़क। तो मतलब कौन सा राइट है कौन सा गलत है? ये वैसे तो देखो, ये दोनों राइट है, ये सही है, ये सही है। और इसमें ये गलत हो जाए, नहीं ये तो सही है। अगर ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये सही है। पर इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ इसका। इसी प्रकार ये सही है, ऊपर वाला गलत है। इनको लिख लो आप। ठीक है, आप लिखो। और आज की क्लास को मैं यहीं ऑफ करता हूँ। धन्यवाद विद्यार्थी।